Welcome to the up-to-date chemistry classes. So, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड फिर उसको वीडियो को लाइक करें। एंड ये जो लेक्चर्स है जीओसी के लेक्चर्स है, तो इस लेक्चर को देखने के से पहले जीओसी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके अगर कहीं भी कोई डाउट आता है, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको टॉपिक है ना अच्छे से इजी टू अंडरस्टैंड होएगा। ठीक है, तो जो भी व्यूवर्स है सबसे पहले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। ठीक है, और उसमें लेक्चर सीक्वेंस है, लेक्चर नंबर डले हुए हैं, तो वो सीक्वेंस है एक तरीके से ना स्टडी करने का, केमिस्ट्री पढ़ने का जीओसी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई हाईली रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स। राइट, तो हमने है ना जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? जीओसी में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, कौन सी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल फंक्शन करेगी, कौन सी स्पीसीज है जो न्यूक्लियोफाइल फंक्शन करेगी, और वो कैसे वर्क करेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख ली है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा जीओसी में? हमने पढ़ा कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो स्टेप 1 होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में देखा दो टाइप का होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होएगा, फिर बॉन्ड क्लीवेज होएगा, फिर क्या होएगा? बॉन्ड क्लीवेज होएगा। बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा तो इसका मतलब कोई ना कोई इंटरमीडिएट बन जाएगा, और इंटरमीडिएट के बाद में फिर जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म देंगे, जैसे कि है ना रिएक्शन मैकेनिज्म होएगी, जो भी प्रोसीजर रहेगा SN1 SN2 वो सब चीजें एक पूरा प्रोसीजर बता देंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है, हमने देखा था है ना। एक तो होता है टेम्पररी होता है, ठीक है, और एक होता है परमानेंट होता है। तो हमने कौन सा पढ़ा है? पहले परमानेंट वाला पढ़ा है। और परमानेंट में भी, परमानेंट टेम्पररी में तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, जो परमानेंट में होता है ना, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक होता है रेजोनेंस होता है, और एक हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ रहे थे, तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, -I और +I। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक तो आया था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन कौन से? कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था जो रिएक्टिविटी, जो एल्कोहल्स होते हैं ना उनकी रिएक्टिविटी के बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स है ना, जैसे कि है ना उसमें ROH, ये OH बॉन्ड ब्रेक वाली रिएक्शंस देखी थी, जैसे कि है ना उसमें एक तो इसका अल्कोहल का एसिडिक नेचर हो जाएगा, फिर है ना मिसाइलेशन, ट्रिप्लेशन, असाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, ये सब जो रिएक्शंस थी ना वो पढ़ी थी। ये ना OH बॉन्ड के ब्रेक वाली रिएक्शंस थी। ठीक है, और है ना रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल में हमने देखा था कि है ना वो रिएक्शन जिनमें कि है ना ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जिसमें ना PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन, और थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, और मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन, ये सब प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। ठीक है, फिर है ना रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स भी देखी थी, जो कि है ना जो 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो AgNO3 के साथ है ना PPT दे देंगे है ना AgX का, क्योंकि उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री नहीं दे पाएंगे। एक हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है? जो कार्बन होता है वो क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, तो जैसे जैसे उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी कार्बोनाइल कंपाउंड्स है ना, तो वैसे वैसे उसकी रेट है ना टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की टुवर्ड्स बढ़ती जाएगी। एक हमने पढ़ा था कार्बोनाइल के साथ ही है ना रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसे कह सकते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें कि एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, ये सब चीजें आ गई थी है ना, तो इनकी रिएक्टिविटी भी टुवर्ड्स रिएक्शन हमने देख ली थी। काफी इंपॉर्टेंट है, यही जो सारी प्रॉपर्टीज है ना आगे रिएक्शंस में काम में आती है। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था है ना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ है ना एसिडिक नेचर,
एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ा था, है ना, कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर के बारे में। वो प्रॉपर्टी हमने अब तक यहाँ तक, है ना, एसिडिक नेचर ऑफ ए कंपाउंड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में बेसिक नेचर, है ना, कंपाउंड के बेसिक नेचर के बारे में। तो ये जो प्रॉपर्टीज है जो इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकता है ना, जो प्रॉपर्टीज इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करी जा सकती है वो सारी हमने पढ़ी थी। अब हमारी ये बेसिक नेचर पढ़ लेंगे कंपाउंड का, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर उसके बाद भी जो नेक्स्ट जो है ना, जो परमानेंट है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें जो दूसरा फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। अब आपको ये इतनी सारी चीजें इनिशियली एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि अगर आपको इन सब से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक देखना है तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब इस वाले लेक्चर में हम बेसिक नेचर पढ़ेंगे ना कंपाउंड्स का। और ये नाइट्रोजन वाली चीजें तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो ये आज आपको बेसिक नेचर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अमीन्स का। तो एलिफेटिक अमीन्स होती है और एरोमेटिक अमीन्स होती है ना। तो एलिफेटिक अमीन्स है ना ज़्यादा बेसिक होती है देन द एरोमेटिक अमीन्स, क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स में ये जो लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन पे, ये वाला लोन पेयर ही क्या होता है कि जो बेसिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनके पास है ना इलेक्ट्रॉन पेयर लोएस्ट बेसिस क्या होते हैं, जिनके पास जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, है ना, वो उनका बेसिक नेचर होता है। अब अगर ये लोन पेयर यही तो डोनेट करना था, यही तो लोन पेयर देना था, लेकिन ये तो पहले ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है ना डोनेट करने की, वो तो डिक्रीज हो गई। H+ आयन को देने की जो ये ना H+ आयन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी रहेगी इसकी, वो तो डिक्रीज हो गई। इस लोन पेयर की जो है ना अवेलेबिलिटी डोनेशन में, अगर जो बेसिक नेचर इसी लोन पेयर के कारण तो शो कर रहा था, ये तो इधर रेजोनेंस में इधर ही खुद की कहानी में इन्वॉल्व हो गया, तो इसकी जो है ना अवेलेबिलिटी है ना डोनेशन के लिए क्या हो गई कि डिक्रीज हो गई। इसी कारण क्या हो गई, इसकी जो बेसिसिटी है ना कंपेरेटिवली एलिफेटिक के क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं देन द एरोमेटिक अमीन्स, राइट। अब जैसे अगर है ना, अब अगर एरोमेटिक अमीन्स में ही अगर हमें कंपैरिजन करना है तो देखो ये NH2 है। अब यहाँ पे जो इस नाइट्रोजन पे है ना, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया है मिथाइल, है ना, और इधर है ना 2 रिलीजिंग ग्रुप लग गए NMe2, है ना। तो जब है ना, मतलब इस नाइट्रोजन पे जो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन थे ओनली, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गए 2 मिथाइल ग्रुप्स हो गए, मतलब है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ना ग्रुप्स इससे अटैच हो गए नाइट्रोजन से। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी इस नाइट्रोजन पे लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए, तो क्या होगा कि प्लस आई इफेक्ट है ना इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये रहेगा, ये इनका बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ पे क्या है कि C6H5NH2 है, फिर यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है ना, ठीक है, और यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग। अब ये जो लोन पेयर था पहले ही एक बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में था, अब ये लोन पेयर 2 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में रहेगा, और यहाँ तो 3 बेंजीन रिंग्स हो गई है ना रेजोनेंस। तो मतलब रेजोनेंस में ये खुद की ही कहानी में है ना, इधर ज्यादा खुद के ही पास है ना, खुद की एक स्टोरी चल रही है, उसी में ये फंसा हुआ है। मतलब ये जो है ना डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है इस नाइट्रोजन पे, ये लोन पेयर है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन ऑफ ए लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है ना, दैट इज रेजोनेंस है ना लोन पेयर का इंक्रीज हो रहा है। तो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की वो क्या हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो सीधी सी बात है, अगर ये लोन पेयर खुद की ही स्टोरी में खुद ही के कंपाउंड में अगर डिलोकलाइजेशन करता रहेगा, अगर डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो इसका जो प्रॉपर्टी बेसिक नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का जो पावर है वही तो बेसिक नेचर है, ठीक है। तो बेसिक नेचर क्या होगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा कि बेसिक नेचर डिक्रीज होएगा, तो ये बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये है एसिड, मतलब लोन पेयर की जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर, और अवेलेबिलिटी जिन कारणों से कम होती जा रही है लोन पेयर की, है ना, डोनेशन के लिए, वो वहां पे है ना बेसिक नेचर डिक्रीज होता जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स का, है ना, बेसिक नेचर अगर हम कंपेयर करते हैं, हम है ना एलिफेटिक अमीन्स का बेसिक नेचर कंपेयर कर रहे हैं। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये 3 डिग्री अमीन है, ठीक है। अब जो अमीन्स होता है ना, एलिफेटिक जो अमीन्स होता है उनका बेसिक नेचर को है ना कंट्रोल करने के 2-3 फैक्टर्स रहते हैं।
तो यहाँ पे हम सभी फैक्टर्स को देखते हैं और फिर है ना उसके बाद में कंक्लूजन निकालते हैं। तो बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन इज कंट्रोल्ड बाय द थ्री फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। फर्स्ट तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव बेसिक नेचर क्या होता है, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते ही 1 डिग्री अमीन है, यहाँ पे 2 आर ग्रुप, 2 मतलब है ना एल्काइल ग्रुप लगे हुए, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए, 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो है ना जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या, सॉरी बेसिक नेचर का जो ऑर्डर क्या होना चाहिए अमीन्स का, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, बेसिक नेचर अमीन्स का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट है ना। लेकिन एक फैक्टर तो कंट्रोल नहीं कर रहा है अमीन्स का बेसिक नेचर, और भी फैक्टर्स है। स्टेरिक फैक्टर क्या बोलता है, अगर ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, अगर इसके सराउंड में इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लग जाएंगे कि ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं रहेगा किसी के साथ है ना, किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस कर देंगे कि उसके उस लोन पेयर को जो है उस तक है ना जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला लुआइस एसिड रहेगा। ठीक है, तो उसके वो अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के पास आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बल्कि जो अगर ग्रुप्स लगे रहेंगे। ठीक है, तो अगर स्टेरिक फैक्टर को देखा जाए, यहाँ पे ओनली 1 आर ग्रुप है, यहाँ पे 2 आर ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। अगर इस 3 डिग्री पे जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ रही है। तो क्राउडिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि अराउंड नाइट्रोजन एटम इंक्रीज हो रही है। अब क्राउडिंग इंक्रीज होने से क्या है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग बेसिक नेचर क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग टू स्टेरिक फैक्टर बेसिक नेचर होना चाहिए 1 डिग्री अमीन का, फिर 2 डिग्री अमीन का और सबसे कम 3 डिग्री अमीन का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेरिक फैक्टर। फिर हम पढ़ते हैं तीसरा फैक्टर। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या होता है कि ये है ना कॉन्जुगेट बेस है और ये H+ एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका हो गया कॉन्जुगेट एसिड हो गया। इसी पे ये 1 डिग्री अमीन का कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये 2 डिग्री अमीन का हो गया और ये 3 डिग्री अमीन का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसके पास तो है ना 1 डिग्री अमीन है, इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है। 2 डिग्री अमीन के पास है ना 2 हाइड्रोजन है और 3 डिग्री अमीन के पास ओनली 1 ही हाइड्रोजन है। तब जब 3 हाइड्रोजन OH2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे, मतलब एक सोल्वेशन एनर्जी होएगा, जो इसका जो 1 डिग्री अमीन का सोल्वेशन होएगा, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना देखो 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ सोल्वेशन ज्यादा होएगा, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कंपेरेटिवली सोल्वेशन कम होएगा, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओनली 1 ही हाइड्रोजन है तो सोल्वेशन और कम होएगा। सोल्वेशन ऑफ ए सेंट्रल एटम अमोनियम आयन का है ना डिक्रीज होता जाता है, मतलब सोल्वेशन है ना एनर्जी क्या होती है। अब जब है ना सोल्वेशन होता है ना, मतलब उसके वाटर के सोल्वेशन क्या होता है कि जो सोलवेंट क्या है H2O, अगर है ना उसके पास है ना जो वाटर मॉलिक्यूल जो भी हमारा कंपाउंड है उसके साथ अगर किसी भी बॉन्डिंग से अगर वाटर मॉलिक्यूल अगर आपस में कोई भी वीक इंटरेक्शन हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अगर इस टाइप की इंटरेक्शन होती है ना, तो जो एनर्जी निकलती है उसे क्या बोलेंगे हम, सोल्वेशन एनर्जी। तो अप टू डाउन जाने पे क्या हो रहा है, सोल्वेशन एनर्जी है ना डिक्रीज होती जा रही है। तो मतलब है ना जो कॉन्जुगेट एसिड है इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी, कॉन्जुगेट जो एसिड होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉन्जुगेट एसिड जितनी ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी, इधर क्या होगा कि जो इस मतलब इसकी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो इधर क्या होगा कि बेसिक नेचर भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है और इसके बाद में जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये जो बेस होएगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो सॉल्यूशन एनर्जी जो ऑर्डर आया है बेसिसिटी का, वो क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, ये बेसिसिटी का ऑर्डर आया है ना अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन एनर्जी। तो हमने देखो 3 फैक्टर्स देखे। फर्स्ट फैक्टर देखा हमने इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमीन का हो गया। स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेसिसिटी का 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का। जब हम सॉल्वेशन एनर्जी की बात करते हैं तो सेम वही इस जो स्टेरिक फैक्टर में जो ऑर्डर आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही है ना बेसिसिटी का ऑर्डर आता है। ऑन कंबाइनिंग अबाउट 3 फैक्टर्स ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इज दिस, है ना 2 1 3। सबसे ज्यादा 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का बेसिसिटी होगा, सबसे लिस्ट बेसिक 3 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे ये आपको देख रहे होंगे कि कैसे है ना, ये तो है ना एक एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, लेकिन है ना जब हम लेबोरेटरी में अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि जैसे है ना बेसिक नेचर निकालते हैं। ठीक है, जैसे उसकी पीके निकाल ली वैल्यूज की, है ना जो भी है हमारे पास बेसिक कंपाउंड्स है ना, तो जब उनकी
लेबोरेटरी में तो क्या होता है कि चीजें एक्सपेरिमेंटल होती, जो एक्सपेरिमेंटल चीजें निकल के आई उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी, तो भाई क्या क्या फैक्टर्स काम कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, फिर स्टेरिक फैक्टर भी कोई सोच सकता है कि स्टेरिक फैक्टर के कारण ऐसा हो सकता है, फिर कोई सोच सकता है कि सॉल्यूशन एनर्जी भी इस तरह से इफेक्ट कर सकती है। तो चीजें क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, ये इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। तो फिर ओवरऑल ये जो ऑर्डर है ना जो निकल के आया है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, अकॉर्डिंग टू द जो रिसर्च निकल के आता है ना वो ऑर्डर है, और फिर उसकी है ना ये एक्सप्लेनेशन दी गई है बाद में, ठीक है। तो ये क्या, अगर आर ग्रुप क्या है, अगर मिथाइल है ना, ठीक है, आर ग्रुप अगर मिथाइल है तो जो सॉल्यूशन फेज में होगा ना, जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा अमीन्स का, है ना, वो क्या रहेगा, 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, और फिर 3 डिग्री अमीन। लेकिन अगर गैसियस फेज में की बात करते हैं ना, और या फिर इन वेपरिस्ट फेज की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए बेसिसिटी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री रहेगा। वहां पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट है ना डोमिनेट करेगा स्टेरिक फैक्टर पे। क्यों? क्योंकि अगर गैसियस फेज में ये जो सॉल्वेशन वाला ये फैक्टर है ना, ये तो वर्क ही नहीं करेगा गैसियस फेज में, ठीक है, ये थर्ड फैक्टर तो वर्क ही नहीं करेगा, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फैक्टर वर्क करेंगे। लेकिन है ना गैसियस फेज में क्या होएगा, स्टेरिक फैक्टर होएगा, उस पर डोमिनेंट कौन कर जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो गैसियस स्टेट में है ना, जो बेसिक नेचर होता है, बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है मीन्स का, वो क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड होएगा। तो ये फैक्टर ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि अमोनिया की, तो है ना सबसे लिस्ट बेसिक रहेगा, जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन से, क्योंकि यहाँ पे है ना तीनों हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, और एक्स्ट्रा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है जैसे कि मिथाइल वगैरह, ये सब नहीं लगे हुए हैं। लेकिन अगर R इज इक्वल टू मिथाइल होता है तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, अमोनिया को क्या बोल दिया, 0 डिग्री बोल दिया, इसे 1 डिग्री, इसे 2 डिग्री और इसे 3 डिग्री। तो अगर R इज इक्वल टू जब मिथाइल है, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर R इज इक्वल टू मिथाइल है, तो हमें ध्यान रखना है 213 याद रखना है। क्या रखना है, 213 ध्यान रखना है। 213 का मतलब हो गया 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे लिस्ट है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान रखना है, सबसे लिस्ट 3 डिग्री। लेकिन अगर है ना थोड़ा सा बल्कि ग्रुप आ जाता है ना कंपेरेटिव टू मिथाइल, तो इथाइल क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो वहां पे जो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 231 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बल्कि से ध्यान मत रख लेना, सिर्फ इथाइल से ही ध्यान रख लेना, क्योंकि 3 डिग्री का 1 डिग्री से ज्यादा वो है। यहाँ पे है ना थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि डोमिनेट कर जाता है। अगर R इज इक्वल टू अगर इथाइल है तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 231 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री का, और फिर 1 डिग्री का, और अमोनिया जो 0 डिग्री हम लिख रहे हैं वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। अगर है ना इसे है ना जो इथाइल वाले को हम 2 डेज 3 डेज 2 डेज 3 डेज और 1 डेज अगर कर देते हैं, ठीक है, इससे है ना डेज लगा देते हैं, तो अगर मिथाइल और इथाइल वाले का जो अगर मिक्सचर कुछ होएगा, तो अगर इन दोनों का अगर है ना बेसिसिटी को कंपेयर करें तो उसका भी ऑर्डर हमारे पास इजीली हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मिथाइल क्या होता है, सबसे पहले आता है तो उसमें 213 नंबर छोटा नंबर हो गया। अगर इथाइल आ जाता है तो 231, जस्ट इन दोनों के बीच में C2 लगा दो, 231, ठीक है। 2 डिग्री का तो सबसे ज्यादा रहेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और 1 डिग्री और 3 डिग्री में कंपेयर करना है, तो R मिथाइल क्या है कि छोटा ग्रुप है, एक ही कार्बन है ना, एक ही CH3, तो वहां पे 213 छोटा नंबर, और इथाइल क्या है यहाँ पे थोड़ा सा 2 कार्बन वाला नंबर है, तो यहाँ पे क्या है कि बड़ा नंबर, मतलब 231। ध्यान रखो 213 और 231, ऐसे ये जो वैल्यू ये एक मैथमेटिकल फॉर्म में याद रख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। मिथाइल का मतलब 213, मतलब 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इथाइल का मतलब 231, और इथाइल वालों के यहाँ पे ना डैश डैश लगा दो। अगर मिथाइल और इथाइल का अगर मिक्स में अगर हमें दे दे और वहां पे अगर हमें बेसिसिटी का कंपेरिजन करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे, देखिए। अगर मिथाइल और इथाइल के जो कंपाउंड्स अगर मिक्स में दे दे और फिर हमें बेसिसिटी का ऑर्डर पूछे तो क्या करना है, तो सब हमें पता है कि इथाइल वाले की बेसिसिटी ज्यादा रहेगी, 2 डेज वाले की, फिर 3 डेज वाले की रहेगी, और फिर 1 डेज वाले की रहेगी, ठीक है। ये इथाइल का है। लेकिन अगर है ये जो मिथाइल का जो 2 है ना, ये है ना इथाइल वाले के 3 डेज और 1 डेज के बीच में डाल देना है ना, ये मिथाइल का 2 है, ठीक है। इसे हमने लिखा है 213 लिखा है, और इसे लिखा है 2 डेज 3 डेज 1 डेज, है ना। तो ध्यान रख लेना ये डेश वाले कहाँ है, कौन सा है, ये जो इथाइल का 2 डिग्री अमीन है, ये इथाइल का 3 डिग्री अमीन है, ये इथाइल का 1 डिग्री अमीन है, और जो 2 का मतलब हो गया मिथाइल वाले का मिथाइल अमीन है ना, ठीक है।
अब फिर इसका क्या, इथाइल जो मिथाइल वाले का ऑर्डर क्या है, 213 है, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। और सबसे लीस्ट एसिडिक अमोनिया है 0 डिग्री। तो अगर दोनों का मिक्स कर दे तो भी इस तरह से हम ऑर्डर ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो। अगर R इज इक्वल टू मिथाइल है तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, 213। R अगर इथाइल है इज इक्वल टू, तो क्या रहेगा 2 डेज 231। ठीक है, 231 बड़ा है ना 213 से, इथाइल भी बड़ा है मिथाइल से, है ना, तो बड़ा नंबर ध्यान रख लेंगे, एक मैथमेटिकल ट्रिक के तरीके से कह सकते हो। तो क्या हो गया, 231 हो गया। अगर इन दोनों के कंपाउंड को मिक्स में करके दे दे तो इन दोनों का अगर है ना, जैसे कि अगर ये दे दे MEnH2 Me2NH Me3N, इसी प्रकार EtNH2 Et2NH और Et3N, अगर ये सारे कंपाउंड से दे और इनका हमें बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना हो तो क्या होगा, देखो पहले तो इथाइल वाले के 2 डेज 3 डेज 1 डेज लिख लो, और फिर जो इथाइल वाले का 2 डेज 3 डेज और 1 डेज है ना, इसके बीच में है ना मिथाइल वाले का 2 डाल दो, और फिर ये 231, सॉरी 213, मिथाइल वाले का क्या है 213 है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया सभी कंपाउंड्स की। अगर ये 6 के 6 कंपाउंड अगर हमें दे दे तो सबसे ज़्यादा तो अगर इसे नंबर दे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो सबसे ज़्यादा ऐसे बेसिक कौन सा रहेगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, इथाइल वाले का 2 डिग्री। तो इथाइल वाले का 2 डिग्री का मतलब 5 नंबर है ना। फिर उसके बाद में बेसिसिटी किसकी रहेगी, इथाइल वाले का 3 डिग्री, तो 6 नंबर। फिर किसकी रहेगी, मिथाइल वाले का 2 डिग्री, तो 2 नंबर की हो जाएगी। फिर किसकी रहेगी, इथाइल वाले का 1 डिग्री, तो फिर है 4 नंबर की हो जाएगी, और फिर 1 नंबर की, और फिर ये 3 नंबर की। तो ये ओवरऑल है ना बेसिसिटी का ऑर्डर इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये आइसोप्रोपाइल है ना। ठीक है, अगर R इज इक्वल टू आइसोप्रोपाइल है तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में अमोनिया की, और फिर 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री की। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर है ना ये फंक्शन करने लग जाता है। ठीक है, तो 3 डिग्री की सबसे कम रहेगी, मतलब यहाँ पे है ना 1023 नंबर ध्यान रख लो। आइसोप्रोपाइल का मतलब है 1023 है ना, 1023 नंबर याद रख लो। और अगर आइसोब्यूटाइल है तो सबको पता है कि, सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल है ये, तो सबको पता है कि ये बल्कि है, तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। टर्शरी ब्यूटाइल में सबसे ज़्यादा अमोनिया की रहेगी, फिर रहेगी 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री की। यहाँ पे तो स्टेरिक फैक्टर फुल्ली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमोनिया की, फिर 1 डिग्री की बेसिसिटी, फिर 2 डिग्री की और 3 डिग्री की। आइसोप्रोपाइल वाले में ध्यान रख लेना है कि 1 डिग्री की अमोनिया से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे है ना आइसोप्रोपाइल में 1023 नंबर ध्यान रख लेना। या फिर देख लो कि आइसोप्रोपाइल भी है ना, देखो ये ग्रुप हो जाता है आइसोप्रोपाइल CH, R इज इक्वल टू ये ग्रुप हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा बल्कि तो 1 डिग्री में तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर 2 फिर है ना उसके बाद में अमोनिया, और फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो ये है ना बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। ये देखो मिक्सिंग वाले का हो गया, मिक्सिंग का ऑर्डर हो गया। और अगर फिर उसके बाद में एनिली, ये है ना एलिफेटिक अमीन ही है, ये देखो अगर मतलब ये NH2 है ना, बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी ना अमोनिया से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। क्या रखा ऑर्डर, 2 डिग्री 231 है ना, ये आ गया 231 आ गया। इथाइल की बात हो रही है ये, और अगर इसी में मिथाइल का डालना है तो मिथाइल का 213, 3 डेज और 1 डेज के बीच में 2 डाल दो है ना, तो ये है ना मिक्सिंग का है ना बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक नेचर। बेसिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि ये 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या है कि ये ना जो ब्रिज हेड पोजीशन पे है, तो इसमें तो क्या है कि पायरामिडल इन्वर्जन होएगा। तो पायरामिडल इन्वर्जन होने से क्या है कि कुछ ना कुछ तो जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ ना कुछ तो कम होएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से है ना पायरामिडल इन्वर्जन करेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है ब्रिज हेड पोजिशन पे, और ब्रिज वाले कंपाउंड्स में तो है ना पायरामिडल इन्वर्जन होएगा ही नहीं, तो ये लोन पेयर तो फिक्स है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी के लिए है ना। ठीक है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, जो सेकंड नंबर होगी इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी देन फर्स्ट नंबर से।
एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और है ये, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। देखो ये है R3N है, ये भी 3 डिग्री है नाइट्रोजन, और ये भी कैसा है 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे इसमें तो पायरामिडल इन्वर्जन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि पायरामिडल इन्वर्जन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है पायरामिडल इन्वर्जन, लेकिन ये जो दूसरा नाइट्रोजन है ना, इसका कौन सा -I इफेक्ट लगेगा, ठीक है, इसका क्या लगेगा -I इफेक्ट लगेगा। तो इनमें से है ना, अगर एसिड सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखा जाए तो सबसे इसमें क्या है कि इस नाइट्रोजन का है ना -I इफेक्ट कुछ ना कुछ इस पे वर्क करेगा। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होएगा वो सबसे ज्यादा जो बेसिक रहेगा ये वाला रहेगा, इसे 1 नंबर कहेंगे, इसे 2 नंबर देंगे और इसे 3 नंबर। तो सबसे ज्यादा बेसिक 2 नंबर कंपाउंड रहेगा, फिर रहेगा ये 3 नंबर कंपाउंड रहेगा, क्योंकि इसमें तो पायरामिडल इन्वर्जन है, तो ये तो जो 1 नंबर है ये तो 2 और 3 से ना कम ही बेसिक रहेगा, सबसे लिस्ट बेसिक 1 नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला, इसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म होती है डबको, है ना, मतलब देखो डाई एजा बाईसाइक्लो, देखो एक साइकिल ये है बाईसाइक्लो। अब देखो इसका जो नोमेनक्लेचर है ना, देखो इस वाले साइकिल में ये दो एटम्स इसमें है, 2 एटम्स यहाँ है और ये 2 एटम यहाँ है, तो 222 ऑक्टेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। डाई एजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन, है ना। ये डबको होता है जो है ना एज ए बेस है ना, लेबोरेटरी में है ना वेरियस रिएक्शंस में यूज लिया जाता है, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है, इस वाले लेक्चर में। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होएगा उसमें हम क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। फिर उसके बाद में हम है ना, ये भी एक परमानेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टडी कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस देख लेंगे, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके क्या क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वगैरह ये सब है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये सब सारे फैक्टर्स है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वगैरह, हीट ऑफ कंबशन, जो एप्लीकेशंस है ना हाइपर कॉन्जुगेशन की, ये सारी है ना। फिर बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट होती है एल्कीन में, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वगैरह इनका देख लेंगे। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से है ना रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टुवर्ड्स ARSE कैसे अफेक्ट होती है, ये चीज़ भी है ना स्टडी कर लेंगे। फिर उसके बाद में आएगा रेजोनेंस। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के जितना है ना आज या कल में इसके भी लेक्चर डाल दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।